वो 72,000 करोड़ रुपए की 20 साल में इतना लूटा है। एक और ऐसे ही मुख्यमंत्री हुआ महाराष्ट्र में और अभी केंद्र सरकार में मंत्री है। 20 साल पहले वो दादर रेलवे स्टेशन पर पालक और मेथी बेचता और उसका फोटो है हमारे पास, मेथी पालक बेचते। अब उसकी संपत्ति का अनुमान लगाया जा रहा है 55,000 करोड़ की। एक और नेता है, वो भी महाराष्ट्र का है। 20 साल पहले वो सिनेमा का टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ा गया। हाँ, ऐसे ही लोग बनते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री आजकल हमारे देश में। कोई टिकट ब्लैकर, कोई बलात्कारी, कोई मर्डरर, चापलूसी करके कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए। इस देश में तो अभी ये हाल है। मुझे तो शर्म आएगी ये कहते हुए कि मैं अगर बालाघाट आऊँ और आपसे ये कहूँ कि मुझे नौकरी दे दो यहाँ की किसी स्कूल में, और वो भी नगर पालिका के स्कूल में, तो आप कहोगे मिस्टर राजीव दीक्षित आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं कहूँगी वो तो कुछ नहीं है। तो आप लात मार के भाग जाए यहाँ से, चपरासी भी नहीं बन सकता क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। और कल को मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाऊं, क्या कर लोगे आप? बिना किसी क्वालिफिकेशन के मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं, आपको मालूम है? और मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री हो सकता हूं, राष्ट्रपति हो सकता हूं, क्योंकि ऐसे लोग हुए हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि जिन लोगों की लायकियत कभी क्लर्क बनने की नहीं रही है इस देश में, वो प्रधानमंत्री बन गए। और जिनकी लायकियत किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चपरासी बनने की नहीं रही है, वो राष्ट्रपति बन गए। ये ऐसा देश है, क्या करें इस देश का? यहां अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों पर शासन कर रहा है। अंगूठा छाप आदमी इस देश में शिक्षा मंत्री हो रहा है। जिस आदमी ने कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो कॉमर्स मिनिस्टर हो रहा है इस देश में। जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं आता है, वो वित्त मंत्री हो रहा है। जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ में नहीं आता, साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी, वो साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर हो रहा है। और जिसको कुछ समझ में नहीं आता, वो प्रधानमंत्री हो रहा है। ऐसा विचित्र देश। तो इस देश का तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? इस देश को पूरा बदलना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक। और बिना बदले ये देश ठीक नहीं होगा। कई कई अंग तो देश के ऐसे सड़ गए हैं कि उनको काट के फेंक देना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा इस देश में। सर्जरी करनी पड़ेगी इस देश में। बहुत बुरा हाल है इस देश में। तो इसी बुरे हाल को ठीक करने के लिए, इसी देश को सुधारने के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया। क्योंकि हम ये मानते हैं कि देश को सुधारने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, हम ही को सुधारना पड़ेगा। और देश में जितनी गंदगी और कीचड़ जमा हो गया है, इस गंदगी और कीचड़ को निकालने के लिए हमें भी इस कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो कीचड़ साफ कैसे होगी, गंदगी साफ कैसे होगी? आपका घर गंदा हो जाता है, आप सफाई करते हो तो खुद गंदे होते हो कि नहीं? गंदे होने के डर से घर की सफाई ना करें, ऐसा तो नहीं होता ना। तो देश की गंदगी की सफाई करनी है तो हम भी गंदे होंगे, उसके डर से ये चुप होके नहीं बैठ सकते कि सफाई ना करें, करना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम यही करना है कि जो कानून अंग्रेज छोड़ गए 34,735, इनको खत्म करना है सबसे पहले। तब देश की आजादी का रास्ता खुलेगा और तब हम जाकर स्वतंत्रता की बात कर पाएंगे। आप बोलेंगे जी कौन सा कानून सबसे पहले बदलेंगे? हम जिस कानून को सबसे पहले बदलना चाहते हैं वो ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है, लूट से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि भारत के नेताओं ने 258 लाख करोड़ लूट के विदेशी बैंकों में रखा है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है। हमारी सरकार का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके आंकड़े हैं।
उनका कहना है कि आज़ादी के पिछले 63 सालों में 60 लाख करोड़ का जो ब्लैक मनी पैदा हुआ वो तो देश के अंदर छुपा हुआ है और 258 लाख करोड़ का ब्लैक मनी बाहर की बैंकों में पड़ा हुआ है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रहा। तो हमने तय किया है कि पहला काम यहीं से शुरू करना है कि जो नेताओं ने लूटा, अधिकारियों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उसका हिसाब तो बाद में करेंगे। पहले ये जो काले अंग्रेजों ने लूटा है 63 साल में, इसका हिसाब पहले कर लिया जाए। इन्होंने जो लूट कर धन विदेशों में जमा कर दिया है, इस धन को भारत में वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पैसा है, मेरा पैसा है, हम सबके खून पसीने की कमाई है। आप बोलेंगे जी कैसे आएगा? इसके लाने के रास्ते हमें मिल गए हैं 4, एक नहीं 4 रास्ते पता चल गए। पहले तो हम बहुत परेशान थे कि ये कैसे आएगा, कोई रास्ता है, हमें बहुत लोगों ने डराया, ये आ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। हम लोग लगे जब इस विषय में मिशन के रूप में, तो हमें 4 रास्ते मिल गए। पहला रास्ता, जिन जिन बैंकों में ये पैसा पड़ा हुआ है उन सभी बैंकों के साथ भारत की सरकार बातचीत कर सकती है और वो सब बैंकों के साथ हम ट्रीटी करके ये पूरा पैसा ला सकते। ये पहला रास्ता। 70 देशों की बैंकों में ये पैसा है, वो सब देश तैयार हैं, बैंकें तैयार हैं बताने के लिए कि ये किसका पैसा है, कितना पैसा है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं हमारे हाथ में एक चिट्ठी है, लीचेस्टन नाम का एक देश है, उस देश में भारत के नेताओं का बहुत सारा पैसा है, उस देश की बैंकों का एक एसोसिएशन है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जल्दी से आप अपना पैसा हमारी बैंकों से निकाल लीजिए क्योंकि हम इन बैंकों को बंद करना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री उस चिट्ठी पे कुंडली मार के बैठे हुए, ना उनको हाँ कह रहे हैं ना उनको ना कह रहे हैं। समस्या जानते हैं क्या है? जिनका पैसा है वही तो प्रधानमंत्री को चला रहे। कैसे कहें? हाँ कहें तो मरेंगे और ना कहते हैं तो किरकिरी होती है, तो चुप मार के बैठे। वो चिट्ठी अब हमारे हाथ में आ गई, फोटोकॉपी। माने वो तैयार है कि आप अपना पैसा निकाल लो, हम तो ये बैंकें बंद करना चाहते। तो उनकी तरफ से गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी हमारी तरफ से। और एक कहानी सुनाता हूँ सच्ची। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, मालूम? बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री को एक ऑफर किया, अनकंडीशनल ऑफर। उसने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैंने अपने देश का काला धन स्विस बैंकों से निकालकर वापस लाया है, आप बोले तो आपकी मदद करूं। हाँ, बराक ओबामा ने किया ये काम। बराक ओबामा ने पता है क्या किया? अमेरिका के लोगों ने जो काला धन स्विस बैंकों में रखा था $780 अरब, बराक ओबामा ने वो वापस मंगा लिया। हाँ, तो उसने भारत के प्रधानमंत्री को कहा मैं आपकी मदद करूं, आपका भी है। और उसने तो मजाक में कहा कि आपका तो मेरे से डबल है, $1500 अरब है। तो प्रधानमंत्री चुप्पी मार, कैसे कहें हाँ मंगा दो, क्योंकि जैसे कहेंगे सरकार के लिए। तो यहां तो सब कुछ सरकार के लिए है, देश के लिए कुछ नहीं। आप ध्यान रखना, ये तो उल्लू बनाने का तरीका है। जब ये आते हैं ना वोट मांगने, एक बार देश की सेवा करने का मौका दो जी, अंदर ही अंदर होता है मन में कि एक बार लूटने का मौका दो जी। ये तो मखौल है, देश की सेवा करने का मौका क्यों दे जी? तो कहते दूसरों को दिया है ना आपने, हमको भी दो जी। हाँ, इनको दिया 5 साल, हमको भी दे दो। और मेरे समझ में नहीं आता कि ये देश की सेवा प्रधानमंत्री बनके ही होती है क्या? और दूसरे काम करके कर लो, देश की सेवा करनी है तो सेवा देश के लिए नहीं अपने लिए है। वरना देश की सेवा करने वाले अगर प्रधानमंत्री होते तो बराक ओबामा से कहते 1 मिनट की देरी मत करो, मेरा पैसा मंगवाओ। ना हाँ कहा ना कहा, चुपचाप चल जाए। माने बराक ओबामा तैयार है कि हमारा स्विस बैंकों में जमा पैसा वो हमको वापस दे पाएगा। और बराक ओबामा को किसी ने पूछा तुम भारत की मदद क्यों कर रहे हो भाई, तो वो कहता भारत एक महान देश है इसलिए कर। फिर उसको पूछा गया जी क्यों महान देश है, तो उसने कहा कि महात्मा गांधी भारत में हुए, मैं उनको बहुत महान मानता हूँ।
बराक ओबामा के पूरे ऑफिस में एक ही फोटो है, वो महात्मा गांधी की। और अभी थोड़े दिन पहले उसने दिवाली मनाई थी, आपको मालूम? अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में 250 साल के इतिहास में पहली बार दिवाली मनाई गई। और दिवाली वाले दिन उसने बजरंगबली की पूजा की, मंदिर बना रखा उसने हनुमान जी का, मालूम है? और उस मंदिर में मूर्ति स्थापित की हुई है जयपुर से मंगा के। और वो कहता मुझे तो हनुमान जी ने जिताया, वरना एक गोरे देश में काला आदमी राष्ट्रपति कैसे हो सकता? वो कहता बजरंगबली की कृपा है। अब भारत बजरंगबली का देश है, महात्मा गांधी का देश है, इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूँ। वो ईमानदारी से ये कह रहा है कि भारत का 1500 अरब डॉलर जो स्विस बैंकों में है, इसे मैं वापस दिलाना चाहता हूँ भारत को। बस भारत के प्रधानमंत्री ऑफिशियली मुझे कहें, माने ये पैसा वापस आने में देर नहीं है। बस इतना ही है कि भारत को एक बराक ओबामा चाहिए, अमेरिका को मिल गया है, हमको चाहिए, आ जाएगा ये पैसा। ये पैसे लाने के बहुत रास्ते हैं, एक बहुत आसान रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा, उन्होंने एक ट्रीटी कर रखी है भारत के साथ। उस ट्रीटी में 126 देश सिग्नेटरी हैं। वो ट्रीटी है करप्शन के खिलाफ। उस ट्रीटी का अगर हम अपनी पार्लियामेंट में रेटिफिकेशन ही कर दें तो 258 लाख करोड़ तो संयुक्त राष्ट्र में दिलवाने को देगा उन देश। बस ट्रीटी का रेटिफिकेशन करना। रेटिफिकेशन समझते हैं? हम जब बाहर संधि करते हैं ना, उस संधि को भारत की संसद में प्रस्तावित कराया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उसको वोट डलवा के नाम मात्र की ताली वाली बजा के वो पास हो गया। वो तो सब पाखंडी होता है, लेकिन होता है। वही अगर हम कर दें पाखंड कि हाँ इस ट्रीटी का हम रेटिफिकेशन करेंगे, और रेटिफिकेशन करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, सदन में जितने सांसद उपस्थित हैं उसका 51% चाहिए बस। जैसे 50 मेंबर है लोकसभा में तो 26 चाहिए, बस हो गया रेटिफिकेशन। और रेटिफिकेशन होते ही संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो हमारा 258 लाख करोड़ दिलवाएगा। इतना आसान नहीं है। और एक तरीका और है कि भारत की संसद में अगर एक प्रस्ताव कर दिया जाए कि ये 258 लाख करोड़ जो विदेशी बैंकों में है, ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, अभी ये धन नेताओं की निजी संपत्ति के रूप में जमा है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दें तो 1 मिनट में 258 लाख करोड़ वापस आने का रास्ता खुल जाएगा। 1 ही मिनट का काम। तो हमने संकल्प लिया है भारत स्वाभिमान की तरफ से कि ये काम हम करेंगे, और ये काम करने के लिए हमने संसद में बैठे हुए सांसदों से बात करना शुरू किया है। और कई सांसदों को परम पूजनीय स्वामी जी ने बुलाया, उनसे बात की कि भाई एक प्रस्ताव रख दो संसद में। तो वो सांसद कहते हाँ जी करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। एक बार किसी सांसद ने कहा इससे स्वामी जी आपको क्या? तो मैंने उसको जवाब दिया था कि भाई तुम प्रस्ताव रखो, फिर संसद में बहस होगी। बहस के समय हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है, पता तो चले। जो विरोध कर रहा है पक्की बात है पैसे उसी के हैं, खाते उसी का है, तो पता तो चले। देश को टीवी पे देखे तो सही लोग, क्योंकि जब विरोध होगा वोट पड़ेगा तो पता तो चले। जिनको आप साधु महात्मा सोच के बैठे हो वो कितने बड़े बेईमान हैं। उस दिन के बाद वो सांसद कभी आया नहीं बाबा के बाद, फिर नहीं आया, और अब आएगा भी नहीं। एक दिन मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा राजीव भाई अब फ़ोन मत किया करो। मैं पूछा क्यों भाई? कहने लगे अब फ़ोन टेप हो रहा है। मैंने कहा होने दे भाई, मेरा क्या जाएगा? कहने लगे तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा जाने वाला। ऐसे सांसद हैं इस देश। फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम 4 साल पूरी मेहनत करेंगे, किसी एक सांसद को तैयार करेंगे जो ये प्रस्ताव लाए। भले हमारा प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन एक बार आए तो सही, सारा देश देखे तो सही कि कौन इसके विरोध में है, कौन इसके समर्थन में। और अगला कदम हमारा है कि 4 साल के बाद जब चुनाव आएगा लोकसभा का 2014 में, तब हम देश के लोगों से अपील करेंगे
कि 258 लाख करोड़ रुपए का धन वापस लाने के लिए हमारी मदद करो। और परम पूजनीय स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि मैं एक एक चुनाव क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों से भीख मांगूंगा कि मुझे 1, 2, 10, 20, 50 सांसद चुनकर दो जो ये काम करे। और हो सकता है देश हमको 543 सांसद चुनकर दे दे, क्योंकि एक बार देश ने ऐसा किया। आपको याद है 1974 में एक महान व्यक्ति इस देश में निकले, उनका नाम था परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण। उन्होंने देश में एक आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप में से कई लोग शायद उस आंदोलन के गवाह होंगे। उन्होंने देश को अपील की। 1977 में उनकी अपील पर भारत के लोगों ने 377 सांसद जिताकर दिए थे, जबकि जेपी के पास कोई पार्टी नहीं थी, वो अकेले आते। आपको मालूम है जनता पार्टी तो बाद में बनी थी, सांसद पहले जीत के गए। तो अगर जेपी की अपील पर देश के लोग 377 सांसदों को चुनकर दे सके तो परम पूजनीय स्वामी राम दे सकते, हो सकता है 400 दे दे, हो सकता है 450 दे। और ये सांसद मिलेंगे तो इनकी मदद से पहला प्रस्ताव यही कराना है कि 258 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में है, वो भारत की है, तो तुरंत ये पैसा वापस आए। और देश के अंदर जो 60 लाख करोड़ ब्लैक मनी है वो भी देश की संपत्ति है, तो तुरंत वो पैसा देश के काम में है। अब 258 लाख करोड़ बाहर से आया, 60 लाख करोड़ अंदर से आया, तो 320 लाख करोड़ के आसपास की रकम हो गई। कितनी बड़ी रकम है! इससे तो विकास के सब काम हो सकते हैं। हमने तय किया है कि इस रकम में से 50 लाख करोड़ का खर्चा करके सबसे पहले गाँव का विकास करेंगे। 6,38,365 गाँव में एक गाँव में 100 उद्योग लगेंगे, और एक गाँव में 100 उद्योग लगाने के लिए 10 लाख करोड़ चाहिए, और रकम अपने पास 320 लाख करोड़ की है। क्या मुश्किल हो जाए? आप बोलोगे जी उद्योग क्या लगाएंगे गाँव में? 4 लाख गाँव में कपास बनती है, माने कपास पैदा होती है, तो उनका चरखा चलवा के सूत बनाएंगे, सूत बना के खादी बनवाएंगे, खादी सारी दुनिया में बेचेंगे, और 15 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। गांधी बापू की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी। ऐसे ही भारत के 3 लाख गांवों में गेहूं होता है। गेहूं तो हम खाते नहीं, आटा खाते हैं, तो हम किसानों से कहेंगे गेहूं मत बेचो, आटा बना के बेचो, इसका चक्की चलाओ, क्योंकि गेहूं बिकता है 11 रुपए किलो, आटा बिकता है 26 रुपए किलो, और आटा बिके तो उसमें 2 और मुनाफे हैं, दलिया भी निकलता है, सूजी भी निकलती है, और मैदा भी निकलता है। तो किसानों को 3 गुना फायदा देना है। उनसे कहना गेहूं मत बेचो, चक्की चलाओ, घर घर में आटा बनाओ, वो बेचो। आप बोलोगे जी ये आटा खरीदेगा कौन? सब खरीदेंगे, क्योंकि हमने ये जो हाथ वाली चक्की का आटा निकलवा के प्रयोगशाला में देखा, टेस्ट करवा के, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये आटा सबसे अच्छा है। जो हम मशीन में आटा बनवाते हैं ना, बिजली से जो चलती है, उस आटे से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि ये धीरे धीरे बनता है, और बिजली वाली मशीन में तेजी से बनता है, तो उसमें आटे के सारे पोषक तत्व तो जल जाते हैं, और इसमें आटा सुरक्षित है। कोई भी खरीदे, दुनिया खरीदने को तैयार है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों का पैकेट का आटा बिक सकता है इस देश में, तो हमारे गांव के किसानों का क्यों नहीं बिक सकता? तो आप कहोगे जी उनके पास कोई ब्रांड नेम नहीं है। ब्रांड नेम हम देंगे उनको, अपना भारत स्वाभिमान का ब्रांड नेम देंगे, पतंजलि योगपीठ का ब्रांड नेम देंगे, तब बिकेगा। किसानों से कहेंगे तुम चक्की चलाओ और हम बिकवाएंगे आपका। ऐसे ही भारत के 3 लाख गांव में आम पैदा होता है, आम, तो आम का रस निकाल के मैंगो फ्रूटी बनवाएंगे गांव गांव। आम तो बिकता है 10 रुपए किलो, मैंगो फ्रूटी बिकती है 500 रुपए लीटर। तो हम किसानों से कहेंगे आम मत बेचो, मैंगो फ्रूटी बेचो, और गांव गांव पैकेजिंग होगा, हम करवाएंगे उनकी मदद। भारत में ऐसे 1 लाख गाँव में आलू होता है, तो आलू का चिप्स बनवाएंगे गाँव गाँव, क्योंकि आलू तो बिकता है 10 रुपए किलो, चिप्स बिकता है 480 रुपए किलो। ऐसे ही 1 लाख गाँव में टमाटर होता है, तो टमाटर नहीं बिकवाएंगे, टमाटर का सॉस बिकवाएंगे, 200 रुपए किलो बिकता है। मैगी खाते हैं कि नहीं?
तो किसान बनाएंगे वो भी बिकेगा। ऐसे 100 उद्योग हर गांव में लगाएंगे और इसमें 10 लाख करोड़ खर्च होगा और 65 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो सारे गांव की गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो जाएगी। फिर गांव में 24 घंटे बिजली देनी है और भारत के हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए 1 लाख मेगावाट बिजली की जरूरत है और 1 मेगावाट बिजली 4 करोड़ में बनती है, तो 1 लाख मेगावाट 4 लाख करोड़ में बनेगी और रकम 320 लाख करोड़ की है। क्या मुश्किल है, 4 लाख करोड़ बिजली में लगाएंगे। फिर भारत के हर गांव को सड़क बनानी है तो 7 लाख करोड़ खर्च होगा, वो भी करेगी। हर गांव को स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल देना है, हर गांव के किसान के खेत को पानी देना है, सब व्यवस्था करने में 50 लाख करोड़ का खर्चा है और रकम 320 लाख करोड़ है, तो 50 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो भी 270 लाख करोड़ बचेगा। इस 270 लाख करोड़ को बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम पर, तो हर साल का ब्याज मिलेगा 27 लाख करोड़ और साल का ब्याज अगर 27 लाख करोड़ मिल रहा है सरकार को, तो टैक्स लेने की जरूरत क्या, सारे टैक्स माफ कर दो पूरे देश में। हमारी सरकार ऊपर से नीचे तक टैक्स के मामले में सारे देश में 64 तरह के अत्याचार करके 20 लाख करोड़ इकट्ठा करती है। केंद्र की सरकार है, राज्य की 33 सरकार है और नगर पालिका सब मिला के 20 लाख करोड़ इकट्ठा होता है और 27 लाख करोड़ तो ऐसे ही मिल रहा है। टैक्स लेने की जरूरत है, खत्म करो सब टैक्स, इनकम टैक्स खत्म करो, सेंट्रल एक्साइज खत्म करो, सेल्स टैक्स खत्म करो। और ये तो वैसे भी अंग्रेजों के जमाने के हैं टैक्स, हम क्यों लगा। और ये सारे टैक्स अगर खत्म हुए तो 2 बड़ी क्रांतियां होंगी। पहली क्रांति होगी कि सारे लोग ईमानदार हो जाएंगे इस देश। बेईमानी जो है ना वो टैक्स व्यवस्था के कारण है, आदमी बेईमान नहीं है इस देश। इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए लोग आमदनी छुपाते हैं क्योंकि टैक्स का कानून ऐसा। सेंट्रल एक्साइज की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं क्योंकि कानून ऐसा। बिक्री की टैक्स में माने सेल्स टैक्स की चोरी करने के लिए बिक्री छुपाते हैं क्योंकि कानून ऐसा है। कानून बदल दो, कोई आदमी आमदनी छुपाएगा नहीं, बिक्री छुपाएगा नहीं, उत्पादन छुपाएगा नहीं, तो क्रांति हुई नहीं, सब ईमानदार हो गए। दूसरा काम क्या होगा कि जैसे ही हम ये टैक्स हटाएंगे तो आमदनी देश की अपने आप बढ़ेगी क्योंकि छुपी हुई आमदनी बहुत है, वो सब अंदर से बाहर आ जाएगा। कोई भी मनी ब्लैक नहीं रहेगा जब इनकम टैक्स नहीं है। सेंट्रल एक्साइज हटाते ही उत्पादन बढ़ जाएगा देश का, सेल्स टैक्स हटाते ही बिक्री बढ़ जाएगी देश की, तो समृद्धि तो अपने आप आएगी। और दूसरी क्रांति क्या होगी, हर चीज सस्ती हो जाएगी टैक्स हटाते। कितनी सस्ती होगी, भारत में 1 लीटर पेट्रोल अभी 55 रुपए का है, टैक्स हटाते ही ये 12 रुपए का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल 38 रुपए का, टैक्स हटाते ही ये 7 रुपए 80 पैसे का हो जाएगा। 1 रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए का, टैक्स हटाते ही 44 रुपए का हो जाएगा। 1 किलो नमक इस समय 7 रुपए का, टैक्स हटाते ही 25 पैसे का हो जाएगा। ये मेरे हाथ में 2 मोबाइल सेट है, अभी ये 5-5 हज़ार के मिलते हैं, टैक्स हटाते ही दोनों 750 रुपए में मिल जाएगा। मेरे हाथ में एक घड़ी है 600 रुपए की है, टैक्स हटा दो ये 90 रुपए में मिल जाएगा। आप जो पेन इस्तेमाल करते हैं 10-12 रुपए का, टैक्स हटाते ही 1.5 रुपए का हो जाएगा। आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे 5 साल की, अभी टैक्स के कारण खर्चा 5 लाख का है, टैक्स हटाते ही 50,000 में पढ़ाई कर ले। MBBS MD बनाना हो 1.5-2 लाख में हो जाएगा। सब चीजें सस्ती हो जाएगी। अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस आना 7,500 रुपए में हो जाएगा, अभी 76,000 लगता है। हर चीज सस्ती होगी और जब चीजें सस्ती होंगी, महंगाई खत्म होगी, तो गरीब से गरीब आदमी की आमदनी बढ़ेगी। महंगाई जितनी कम, आमदनी उतनी ज्यादा। और आमदनी अगर देश की बढ़ेगी तो लोगों को समृद्धि और संपत्ति मिलेगी, तो लोग थोड़ा सुख से जिएंगे। क्यों नहीं जिए सुख से, जब हम ये कर सकते हैं उनके लिए। रास्ता इतना क्लियर है, हमें ये करना है और 4 साल बाद ये होगा, आप देखिए। ये मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं आपको,
बहुत लोग मुझे कहते हैं राजीव भाई आप सपने बहुत दिखाते हो। मैं उनको विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना ही होती है और हर सपना एक दिन के बाद हकीकत बन जाता है। 1857 में नाना साहब पेशवा ने सपना ही दिखाया था कि हम अंग्रेजों से आज़ाद होंगे और 1947 में वो हकीकत बना। तो सपने ही देखे जाते हैं पहले, हकीकत तो बाद में आती है। आज ये सपना है कल हकीकत होगा। बस हकीकत को सपना बनने में उतनी ही देर है जितनी देर में भारत के लोग खड़े हो जाएं इस काम के लिए, उतनी ही देर। अब हम 2 साल में खड़े हो जाएं, 3 साल में खड़े हो जाएं, 4 साल में, उतनी देर में ये सपना हकीकत बनता है, ज़्यादा देर नहीं। तो ये काम करना है अगले 4 साल में। और इसके बाद एक काम करना है कि हम जो लाएंगे ना पैसा खर्च करेंगे गांव के लिए, विकास गांव का हो गया, बचेगा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा, हर साल का ब्याज आ गया, टैक्स खत्म कर दिए, महंगाई कम हुई। अब ये जो हर साल ब्याज का पैसा आएगा 5 साल तक ही हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे शहरों के विकास के लिए। 6वें साल से तो हमें समझ में नहीं आ रहा करेंगे क्या इतने पैसे, क्योंकि 27 लाख करोड़ साल की आमदनी 5 साल में 135-140 लाख करोड़ होता है, इतना बहुत है शहरों के लिए। अब क्या करेंगे 6वें साल से 27 लाख करोड़ तो मिलेगा ही हर साल, और उसे अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ आएगी। आप जानते हैं अर्थशास्त्र का एक नियम है कि सरकार जो खर्चा करती है वही लोगों की आमदनी होती है। अर्थव्यवस्था में मैंने कुछ खर्चा किया वो आपकी इनकम है, आप कुछ खर्चा करेंगे वो मेरी इनकम है। तो सरकार जो खर्च करेगी 27 लाख करोड़ वही लोगों की आमदनी है, और अगर हम वो खर्च नहीं कर पाएंगे तो आमदनी कम हो जाएगी। तो आमदनी तो कम नहीं करानी, खर्चा तो कर रहे हैं हमें 27 लाख करोड़ का, तो क्या करें? आप कुछ सुझाव देना हमको, क्या करें? हमारे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि 5 साल में इतने पैसे आ जाएंगे कि सब विकास हो लिया, अब क्या करें? तो मैंने एक योजना तो सोच रखी है कि जब सब विकास हो गया गांव का, शहर का, और पैसे बचेंगे तो लोगों को कैश बांटेंगे और कहेंगे इसमें आग लगा के तापो, ठंड में टालो, नहीं तो पानी गर्म कर लेना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये बात मैंने मजाक में कही लेकिन गंभीर है। वो बात क्या है कि जब हमारे सारे विकास के काम हो जाएंगे फिर भी हमारे पास पैसे बचेंगे, उन पैसों को हम अपने पड़ोसी देशों को विकास पर खर्च करने को देंगे। हमने ऐसे 70 देशों की सूची बनाई है, 2 को छोड़कर, पाकिस्तान और चीन। इनको छोड़कर 70 देशों की एक सूची बनाई, उनको देंगे पैसे कि भाई तुम भी अपना विकास करो। तो जब उनका विकास होगा, उनकी गरीबी मिटेगी, तो वो हमारे पक्के दोस्त हो जाए। और ये इन 70 देशों की मदद, और एक काम करना कि ये 70 देशों को हमने चुन चुन के हमारी सूची में लिया और इन्हीं को पैसे देने मदद करें ताकि वो हमारे साथ आए। और इन सब देशों की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा करना है अंतर्राष्ट्रीय अदालत, और उस मुकदमे में अपना पैसे का हिसाब देना कि ये हमें चाहिए। जो 84 गवर्नर जनरल ने लूटा वो चाहिए, जो अंग्रेजों ने टैक्स लगा के लूटा वो चाहिए, और ब्याज के साथ चाहिए, मूलधन नहीं ब्याज नहीं चाहिए।